Good evening, all of you, my friends. It's me, Umesh Kumar Nirala, and today we are going to tell you about English. मैट्रिक के एग्ज़ाम में बैठ रहे सभी बच्चों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देते हुए इस जंग का आखिरी सब्जेक्ट यानी अंग्रेजी की बेहतरीन तैयारी आप नहीं भी किए होंगे, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। गलती आपकी नहीं है, ये बिहार बोर्ड को सोचना चाहिए था कि जिस भाषा ने, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं, जिस भाषा ने आज दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया है, इंग्लिश, जिस भाषा के बगैर आज जिंदगी में कोई भी छोटा सा एग्जाम्स को हम नहीं क्वालिफाई कर पाते कॉम्पिटिटिव लेवल के, आज उसी इंग्लिश को हमारे बिहार बोर्ड ने क्या कर दिया, तो कंपलसरी के लिस्ट से बाहर कर दिया। हालांकि वही बच्चे जब बिहार बोर्ड के 10वीं की एग्जाम के बाद बाहर निकलेंगे तो कोई साइंस लेंगे, कोई कॉमर्स लेंगे, कोई आर्ट्स लेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि जब आप इन तीनों में से किसी भी चीज का सिलेक्शन करेंगे, इन तीनों में से किसी का सिलेक्शन आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे एग्जाम्स में करेंगे, तो वहां पे इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है। वहां पर अंग्रेजी में पास होना बहुत ही आवश्यक हो जाती है। अब ये अंग्रेजी जो कंपलसरी हो जाता है, भगवान, कंपलसरी हो जाती है यानी आवश्यक हो जाती है, पास होना, उत्तीर्ण होना आवश्यक हो जाती है। तो इसके लिए मैं अपने बच्चों को जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश के परीक्षा में कम से कम उतना नंबर लाए कि आप एक अच्छे डिग्री, यानी कि अगर आप 400 क्रॉस भी कर जाते हो और अगर आपका अंग्रेजी में 29 नंबर रहेगा, 28 नंबर रहेगा, 25 नंबर रहेगा, 32 रहेगा, 40 रहेगा, मालूम है जब आप बड़े कॉलेज में दाखिला लेने जाओगे तो 400 नंबर आपका बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। वो जो नंबर बेस पर आपका जो एडमिशन लेने वाले जो लोग होंगे वो आपको बड़ा ही तिरछी नजर से देखेगा। इसीलिए आज हम मूलतः कुछ कुछ बातें बताने के लिए आपके बीच में लाइव सेशंस को लेकर आ गए हैं। इसके बाद अगर आप अंग्रेजी से रिलेटेड अगर वीडियो अगर मेरा देखना पसंद करते हैं तो चैनल में बदलना होगा, निराला भी रहेगा, शुरू में निराला ही टाइप कीजिएगा, सिर्फ विद्या मंदिर के जगह पर इंग्लिश वाला, निराला इंग्लिश वाला। खोल दे किस्मत का ताला। जहां पर आपको लगेगा कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, वहां छोटे छोटे वीडियोज, लंबे लंबे वीडियोज बनाकर हम आपके अंग्रेजी की समस्याओं को दूर करेंगे। अब आइए, आपके इंग्लिश के एग्जाम में 2 जगह से पूछा जाएगा। सबसे पहले तो इसको 2 भागों में बांट दीजिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ये हम सभी जानते हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% सब्जेक्टिव रहेंगे। अब ये 50% ऑब्जेक्टिव भी 2 भागों में बांट दीजिए। यहां ग्रामर से रहेगा और यहां जो है आपको टेक्स्ट बुक यानी किताब से रहेगा। पनोरमा याद रखना, आपका जो पनोरमा का जो बुक जो 10वीं में चल रहा है वहां से रहेंगे। अब देखिए, टेक्स्ट बुक पर तो अभी हमारे पास समय कम है, बातें तो नहीं कर सकते डिटेल्स में, और बातें कर भी दे तो आप बोर हो जाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि व्याकरण की ही दुनिया में अभी हम कुछ बातें करेंगे। सब्जेक्टिव में आते हैं। सब्जेक्टिव में भी आपको किताब से यानी कि टेक्स्ट बुक से प्रश्न रहेंगे। और यहां पर एक चीज और रहेगा, वो रहेगा कंपोजिशनल ग्रामर। कंपोजिशनल ग्रामर में क्या रहेगा, तो यहां पर आपको पूछे जाएंगे कंपोजिशनल ग्रामर में यस्य निबंध। बच्चों ध्यान देना, लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, या फिर इसके जगह पर एप्लीकेशन भी पूछा जाता है कि आप दोनों में से किसी एक को लिखो। उसके बाद आपके परीक्षा में रह सकता है प्रेसिस राइटिंग, संक्षेपण करें, या फिर
पैसेज रीडिंग, दिए गए अवतरण को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए 4-5 गो प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं थोड़ी बहुत ग्रामर। मुझे कुछ नहीं पता है कि आपकी ग्रामर कैसी है, मुझे कुछ नहीं पता है कि आपकी ग्रामर में थे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, अभी हम आपको ग्रामर के उस कुछ अंश छुए। मुझे नहीं मालूम है कि आपका ग्रामर कैसा है, क्योंकि इस बात पर अगर हम फैसला करेंगे तो बिहार बोर्ड के 90 को बच्चा का ग्रामर खराब रहता है। अब मैथ में हीरो रहता है, साइंस बाप रे बाप कूट कूट के भरा रहता है, सोशल साइंस जहां से पूछ लीजिए जी के, अरे बोल देंगे सर जी का है वो, इतना तैयारी कैसे हुआ, सर जी कंपलसरी है ना। अच्छा अंग्रेजी, रे चुट्टा दिमाग नहीं है, 4 गो अगुआ आएगा देखने ना, वो अंग्रेजी में पूछेगा कि बउआ रे तनका लेटर लिख के दिखाओ। अच्छा लेटर से याद आया, हम आज लेटर लिखना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले पत्र लेखन, हालांकि समय बदल गया हुआ, आप लेटर लिखता कौन है, चाहे प्रेम में चाहे घर में कोई लेटर लिखता है वो, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड वाला सबको देखिए थोड़ा भी दिमाग नहीं है, अभी भी पत्र पूछता है, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग यू 500 रुपीज फॉर परचेजिंग बुक्स। क्यों? पिताजी को पत्र लिखे और 500 रुपया मांगे किताब खरीदने के लिए। अच्छा, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ। अपने बड़े भाई को पत्र लिखे और उसमें उसको बतावे कि आपका हॉस्टल लाइफ कैसा चल रहा है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को पत्र लिखे एंड इनवाइटिंग हिम टू कम इन हिज सिस्टर्स मैरिज, बहन के शादी में इनवाइट कीजिए उसको आने के लिए। डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन एक बात मालूम है कि आईने वही रहते हैं, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। फॉर्मेट समझो, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। तो आइए पत्र लिखने का जो है हम छोटा सा तकनीक बताते हैं। अगर डिटेल में समझना होगा ना तो आप हमसे ज्वाइन कीजिएगा, कोलैबोरेट कीजिएगा। यू समझिए दिस इज ओनली ए टीजर ऑफ दिस मूवी KGF। इफ यू वांट टू सी माय फुल प्रोग्राम then you will have to meet my spoken batch held from 5th March। यार हिंदी में बोल देते हैं, बुआ सब सुन लो, 5 मार्च से 2 महीना में ठोटी में हाथ लगा के अंग्रेजी को खींच कर बोलवा देंगे। आप लोग जरूर जुड़िएगा। फिलहाल लेटर देखिए लेटर लिखने के लिए एगो चौथाई छोड़ लीजिएगा। फिर पत्र कभी भी लिखा जाता है तो 2 गो को या तो खून का रिश्ता हो या दिल का रिश्ता हो, तीसरा को नहीं लिखा जाता है पत्र। अगर आप पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को, दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को लिखते हैं तो यहां पर ब्लड का रिश्ता है, लेकिन महबूबा को लिखते हैं, पत्नी को लिखते हैं, दोस्त को लिखते हैं, दिल का रिश्ता है। शॉर्ट में बताए हैं, दिमाग रखिएगा। लेटर 2 ही को लिखा जाता है, पत्र 2 ही को लिखा जाता है। तो दोस्तों आप पत्र को जो लिखिएगा सबसे पहले ऊपर में एड्रेस दे दीजिएगा, आप जहां से लिख रहे हैं। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं पुपरी से, मैं अभी वर्तमान में झज्जिहट में हूं, तो मैं यहां पर लिख दिया झज्जिहट रोड। मुझे मालूम है इस वार्ड का जो संख्या है वो है 10, तो मैंने लिख दिया झज्जिहट रोड वार्ड संख्या 10 और यहां पर लिख दिया PUPRI पुपरी। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। थोड़ा नीचे उतर जाओ ना, थोड़ा सा नीचे उतर जाओ। याद रखना एकरा आगे इधर नहीं जाना है। यहां पर उतर गए, किसको लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं डियर डियर। आए खाली दोस्त को लिखिएगा ना तो हेलो हाई कर सकते हैं, बाबूजी को लिखिएगा तो हेलो फलामा नहीं कहेगा, साला संस्कार नहीं है, ये दिमाग में रखना। डियर, अब देखिए डियर फादर, बाबूजी को ही लिख रहा है, कॉमा दे दीजिए, नीचे उतर जाओ। कहां? इस लाइन के नीचे, ये जो शब्द है ना इसके बीच में उतर जाओ। बताओ ना तुम कैसे हो।
पत्र जो लिखते हैं उसके पहले भी एक दस्तूर होता है, सैल्यूटेशन कहते हैं, अभिवादन कहते हैं। मान लिया जाए कि मुखिया जी के ऊपर में 500 रुपया बाकी, आप जाते मात्र कहेगा 500 रुपया लाइए, अच्छा लगेगा कि पहले हाल समाचार होगा ना। इसीलिए पत्र को भी लिखते हैं तो पहले हाल समाचार। तो आप उसको बताइए पिताजी को कि आई एम फाइन हियर, मैं यहां बढ़िया हूं, एंड प्रे टू द गॉड अबाउट योर फिटनेस, प्रे टू द गॉड अबाउट योर फिटनेस, और आपके तंदुरुस्ती का मैं दुआ भगवान से करता हूं। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस पत्र को लेटर आफ्टर अ लॉन्ग गैप्स, मैं लंबे अरसे के बाद इस पत्र को लिख रहा हूं। क्यों भाई, क्यों लंबे समय के बाद क्यों लिख रहा हो? बिकॉज आई वॉज बिजी इन स्टडी, क्योंकि मैं पढ़ाई में मशगूल था, व्यस्त था। बाबूजी को बहुत ही अच्छा लगेगा, जबकि ससुरा तुम भी जानते हो कि कथी में व्यस्त रहते हो। लेकिन बाबूजी को जो कहे ना कि आई वॉज बिजी इन स्टडी, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस लेटर आफ्टर लॉन्ग गैप्स। ओ माय गॉड, बुला कर कहे गई, अरे किसनमा के माई सुन, देखा बबुआ के पत्र आयल बा। अब बबुआ पढ़ा तारे, मन लगा के लिखा था कि यही पत्र 1.5 दिन के बाद लिखले बारे। यहां पे उसको खुशी होगी। अब देखिए यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। फर्दर मोर, आगे बात समाचार यह है कि आई नीड 500 रुपीज फॉर परचेजिंग बुक्स, मुझे 500 रुपये की जरूरत है किताब खरीदने के लिए। देखिए छोटे छोटे लाइंस को क्या करना है तो इसमें शामिल करना है। द बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर क्लास, फॉर आवर स्टडी, वो किताबें मेरे स्टडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह करके हम क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद मैं पैराग्राफ को चेंज करूंगा, कुछ और इसमें ऐड होगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि किस चीज पर पूछेगा ये बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, लिखना बाबूजी को पत्र ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद यहां पर चेंज करके क्या लिखेंगे, आई होप यू विल सेंड दिस मनी या दिस अमाउंट सून, आप इस अमाउंट को जल्दी ही भेज देंगे। उसके बाद प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स, मेरा प्रणाम, दुआ, आदाब, सलाम कह दीजिएगा। रिगार्ड्स टू मॉम एंड लव टू चिल्ड्रेन, और बच्चों को मेरा प्यार कह दीजिएगा, ठीक है। और यहां पे ना र बनाना है इतना करके, और यहां पर लिखना योर ओबीडियंट सन या डॉटर, आपका आज्ञाकारी पुत्र है ना, और ये करके लिख देंगे। चलिए समय कम है, हम लोग अब एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। उसी के आधार पर लिखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए हमारे वीडियो को, काम आ जाएगा कल के एग्जाम में। बाकी जो कहिएगा पूरा काम आ जाएगा तो नहीं, अंग्रेज का विषय है, और अंग्रेज जो था ना वो इतना जल्दी बस में नहीं आता था, अंग्रेजी भी इतना जल्दी बस में नहीं आता है। लेकिन जब आता है ना तो बस में नहीं आता है, ट्रेन में नहीं, मतलब आता है तो बढ़िया से आता है, बस और ट्रेन में नहीं आता है। मतलब जब भी आता है तो फूल आता है, नहीं तो तनको नहीं। अब आइए एप्लीकेशन राइटिंग, आवेदन कैसे लिखना है। एक बात सुन लीजिए आप लोग, अगर आप हमारे निराला इंग्लिश वाला
क्लास को ज्वाइन करते हैं, हम इतना जबरदस्त आपको एप्लीकेशन लिखना सिखलाएंगे ना कि आप प्रधानाचार्य की बात करते हैं, प्रधानमंत्री को डायरेक्ट बैठे बैठे घर से आवेदन लिख दीजिएगा। हाँ, कि ये समस्या है वार्ड का, गली का, मोहल्ला का। आवेदन किसको लिखा जाता है मालूम है? किसी पद को लिखा जाता है, व्यक्ति को नहीं लिखा जाता है। प्रिंसिपल रामधारी है कि मनोहर नाथ है, कौन है पता नहीं, लेकिन राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, राइट अ लेटर या राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। कैसे लिखना है वही तरीका होगा। ऊपर में क्या देना है? जगह का परिचय देना। न कुछ समझ में आवे ना तो आप सीधे लिख दीजिएगा एग्जाम हॉल। जब लोग जेल से चुनाव लड़ सकता है तो एग्जाम हॉल से पत्र नहीं लिखा सकता है, इसलिए एग्जाम हॉल भी जगह में लिखा जा सकता है। ठीक है। और इसके बाद यहां पर क्या दे दीजिएगा? तारीख दे दीजिएगा, तारीख, डेट। डेट लिखने का भी कई तरीका है। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर आज कितना तारीख है? 20। ये नॉर्मल तरीका तो यही है 2024, लेकिन आप चाहें तो फरवरी FEB 2024 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अगर आप चाहे तो 20 फरवरी, यहां पर 20 लिखकर काम चल गया, लेकिन आगे में 20 के साथ TH लिखना पड़ा, है ना। 20 फरवरी 2024 कई तरीके हैं। फिलहाल हम उस सब तरीका के मिटा देख तो लिए होइएगा, नहीं तो पॉज करके अरे क्या कीजिएगा मालूम है? पॉज करके रोक के तनका जो है ना उतार लीजिएगा। बाकी थारी मर्जी, तुमको अच्छा लगे तो उतारो, नहीं तो सीधा देख के चले जाओ। ठीक है। अब क्या करेंगे ना, किसको लिख रहे हैं? तो टू माने को, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अरे जहां का प्रिंसिपल है, जैसे ALM +2 हाई स्कूल, है ना, ALM +2 हाई स्कूल। यहां पर मैंने लिख दिया पुपरी। आप पुपरी चाहें तो यहां पर क्या है लिखिएगा, आप चाहें तो यहां पर भी लिख सकते हैं, समझे, कॉमा पुरी। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कोई चीज दीजिएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे? तो सब्जेक्ट की शुरुआत कंसीडरिंग को, हाँ, के बारे में, इन कनेक्शन विथ, के संबंध में। अगर छुट्टियां लेना है तो कंसीडरिंग फॉर लीव, छुट्टी के संबंध में, इन कनेक्शन विथ लीव, छुट्टी के संबंध में, एप्लीकेशन फॉर, एप्लीकेशन, इसको क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर 10 डेज लीव, 10 डेज लीव, 10 दिन के छुट्टी के संदर्भ में। रिगार्डिंग 10 डेज लीव, 10 दिन के छुट्टी के संदर्भ में। इन कनेक्शन विथ 10 डेज लीव, है ना। अबाउट 10 डेज लीव, है ना। तो ये सारे के सारे तरीके हैं किस चीज के? तो ये सारे के सारे तरीके हैं सब्जेक्ट को शुरू करने के। बात समझ रहे हैं ना? किसी से शुरू कर लेंगे। हाँ, हमरे पास एक के जोड़ा धोती रहेगा तब तो वह दोनों के पहनना है। पूरा बक्से में धोती बढ़ल है तो काहे का टेंशन है? किसी को भी आजमा सकते हैं। तो हमने यहां पर लिखा एप्लीकेशन फॉर, जो ये लाल कहां से आ गया, ऐसे नहीं मिटाएगा तो ऐसे मिटाएगा। सुनिए, यहां पर क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर 10 डेज लीव, 10 दिन के छुट्टी के संदर्भ में। अब यहां पर लिखेंगे नीचे उतरकर, सर, मोस्ट हम्बली या रिस्पेक्टफुली, ये तो पुराना हो गया। हम लिखेंगे कुछ अलग में क्या लिखेंगे? सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े अदब के साथ, आई वुड लाइक टू से यू दैट, बड़े अदब के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा दैट
आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट हूं। माई मदर हैज बीन इल, मेरी मां बीमार है ना, फॉर मेनी डेज, कई दिनों से, एंड एडमिटेड इन हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में क्या है, भर्ती है, राइट। सो आई नीड 10 days लीव, इसलिए मुझे 10 दिन की छुट्टी की आवश्यकता है, फॉर सर्विंग हर, उसकी सेवा करने के लिए। किस चीज के लिए, सेवा करने के लिए। अब क्या करेंगे, यहां से पैराग्राफ चेंज कर देंगे। आई रिक्वेस्ट, अब देखिए, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आई रिक्वेस्ट टू यू सर, प्लीज ग्रांट मी लीव, प्लीज ग्रांट मी लीव, मुझे मंजूरी दीजिए, फॉर इट, इसके लिए, आई शैल बी, मैं रहूंगा, हाईली ऑब्लाइज्ड, बहुत ही शुक्रगुजार, टू यू, आपका, फॉर एवर, हमेशा के लिए, जिसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। देखिए बहुत कम समय है ना, ज्यादा भारी भरकम दे देंगे तो पता चलेगा कि जो हो तुम रात में खाना खाने वाले हो वो भी इरादा चेंज कर दिए, और तुम यो सोचोगे कि साला कंपल्सरी भी नहीं है, नंबर जोड़ाएगा भी नहीं, तो काहे इतना ज्यादा हम इस पर जो है व्यवस्था दिखाए। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे योर सिंसियर स्टूडेंट, आपका विश्वासी छात्र, यहाँ पर अपना नेम लिख दीजिएगा, यहाँ पर अपना क्लास लिख दीजिएगा, यहाँ पर अपना सेशन कौन सत्र में है, और यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। बउआ जी इतना लिख दीजिएगा ना तो वो प्रिंसिपल मिला लेंगे कि सही में वो विद्यार्थी वहाँ का है कि नहीं। एप्लीकेशन फिलहाल आप इसी पर सीखिए। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि लेटर और एप्लीकेशन को कैसे लिखना है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ग्रामर की दुनिया में। ग्रामर की दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा जानकारी रखे तो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले ग्रामर का फील्ड बताते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सुन लो ना, मैट्रिक में भी वहीं से, इंटर में भी वहीं से आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहले बउआ जी आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग पूछे जाएंगे। कहाँ लगेगा? आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ध्यान दीजिएगा कि आखिर सब्जेक्ट कैसा रहेगा और वर्ब कैसा होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब इसके बाद याद रखिएगा, आर्टिकल्स के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसके बाद आपके परीक्षा में प्रश्न रहेंगे टेंस से। अब टेंस से डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, टेंस से पूछा जाता है प्रश्न जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टेंस। और इसको हम लोग पढ़ते हैं किस चीज के माध्यम से? तो ट्रिकी मेथड से पढ़ते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा बच्चों। आपको लग रहा होगा मैट्रिकुलेशन आप किसी तरीके से कल का परीक्षा बेस्ट कर दो, आप सवाल जवाब ये सबको अच्छे से लिख दो। नहीं होता है तो कम से कम इतना तो कर सकते हो कि जो सवाल है उसके जवाब को 1 लाइन 2 लाइन में आप उतार कर उसका ही क्वेश्चन का आंसर देने के तकनीक को समझो
कि आखिर सब्जेक्ट को शुरू में रखना है, वर्ब को बाद में रखना है और उसके बाद ऐसे करना है। बच्चों टेंस के बाद आपके परीक्षा में वॉइस से भी प्रश्न रहेंगे, VOICE वॉइस। एक्टिव से पैसिव में बदलना, पैसिव से एक्टिव में बदलना। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव में एक्टिव टू पैसिव, ये रहेंगे। याद रखना दोस्तों, आर्टिकल से सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट से टेंस से ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि एक शब्द दे देगा। जैसे मान लिया जाए कि आई डैश हिम इन मार्केट यस्टरडे, एक समय सूचक शब्द आपको देगा जो उंगली पकड़ के हमको बताएगा कि पास्ट में जा रहा है। यहां पर आप वर्ब के दूसरे रूप को भरिए, क्योंकि बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे प्रयोग होता है। तो समय सूचक शब्दों को ध्यान में रखते हुए अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हो और तब जाकर आप टेंस का रिप्लाई कर रहे हो तो आप तेज हो। टेंस के रिप्लाई में दो चीजें आप याद रखना। अगर वाक्य में डू, डज और डीड, डू, डज और डीड अगर नजर आ जाए तो आप उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाइएगा। याद रखना है, जब भी वाक्य में डू, डज, डीड नजर आवे, आपको बाबूजी का कसम है वर्ब का पहला रूप लगावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये डू, डज, डीड, जैसे अगर यहां पर है डू यू डैश मी, तो आप यहां पर नो को भरिएगा, नोज को भरिएगा, न्यू को भरिएगा या नोइंग को भरिएगा। हमारा सही जवाब होगा नो, क्योंकि यह वर्ब का पहला रूप। और कैसे पकड़ा, तो यहां डू आया। अब याद रखना है, अगर वाक्य में इज, एम, आर नजर आवे तो उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा। वाज, वर, आईएनजी लगेगा, या वर्ब में आईएनजी रहेगा तो आप वहां इज, एम, आर लगाइएगा। ऐसे भी 2-3 प्रश्न आपके सामने आएंगे। अब याद रखिएगा, अगर वर्ब हैव और हैज रहे तो परफेक्ट टेंस का बोध होता है, इसके साथ हमेशा तीसरा रूप लगेगा। या तीसरा रूप रहे तो खाली जगह में इज, आर न लाकर आप हैव, हैज को लाइएगा। अब लास्ट समय में हम इतना ही बता सकते हैं, आप इसको लाना है। अब ये तो समझ गए, बहुत ही अच्छा नियम हम आपको बता रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर वाक्य में आपको सिंस या फॉर नजर आएगा, क्या नजर आएगा? सिंस या फॉर, सिंस या फॉर नजर आएगा तो आप वहां पे हैव और हैज के साथ क्या बजाइएगा? बीन बजाइएगा। जैसे ही तूने प्यार की बीन बजाई तो सिंस या फॉर दौड़ी चली आई। इसके बाद जो है ना समय होगा, टाइम होगा। हर परीक्षा में ऐसे प्रश्न रहते हैं, व्याकुल मत होइए, होशियारी से काम कीजिए, ठीक है। अब आइए, आपके परीक्षा में यस्टरडे नजर आएगा। अगर यगो, अगो, अगो माने पूर्व नजर आवे, लास्ट नजर, लास्ट के बाद डे रहे, नाइट रहे, मंथ रहे, वीक रहे, कुछ भी रहे, तो आप समझ जाइएगा खाली जगह में दूसरा रूप भराएगा। और याद रखिएगा, अगर आपके परीक्षा में याद रखना है बउआ कि अगर आपके परीक्षा में डेली, एवरी डे, पर डे, ये सब वर्ड्स का प्रयोग रहे तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस। दुनिया का कोई भी सच्चाई जो होता ही है, बच्चे रोते हैं, पहली बार रोया है? रोते ही हैं। सूरज पूरब में उगता है, जो सच्चाई है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। जब कायनात का कोई जर्रा सब्जेक्ट बन जाए, जब कुदरत का कोई चीज सब्जेक्ट बन जाए, सूर्य, चांद, पृथ्वी, तारे, समझ जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। हम आपके अपने ज्ञान के पोटली में से तनका दे रहे हैं, ले लो। हम इंग्लिश से ही पीएचडी हैं, आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा अगर आगे की जानकारी चाहते हो तो। अदरवाइज योर लाइफ, योर डिसीजन एंड यू आर स्ट्रांगली वेलकम फॉर योर डिसीजन। अब देखिए, द सन डैश इन द ईस्ट,
सूर्य पूरब में उगता है। यहां पे क्या होगा, राइज ऑप्शन राइजेज। तो याद रखिए कि V1 हो गया राइज, और वर्ब में एस लगता है तो V5 राइजेज। तो द सन राइज रोज या राइजेन। देखिए आपका सही जवाब, चूंकि जो सिंगुलर होता है, एगो होता है, वहां वर्ब में एस या यस लगते हैं, राइजेस। ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे, कैलकुलेशन आएगा, अंकगणितीय हिसाब किताब। 5 + 5, 5 + 5 डैश 4 सॉरी डैश 10, 5 + 5 10 होता है। यहां पे मेक है, मेक्स है, यहां पे मेड है, और यहां पर इज मेकिंग है। किसको चुनोगे? हमारा सही जवाब होगा मेक्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो वैज्ञानिक सत्य होगा, जिसको विज्ञान ने माना है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, इसको मैंने नहीं माना, विज्ञान ने माना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, कहावतें और लोकोक्तियां हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। ये सब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, समझे? तो इस प्रकार से आपको यह काम करना है। चालू हो गया। तो अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में याद रखना है कि पहला नियम तो याद रखिएगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब हो गया कि ही, सी, इट, एगो नाम, राम, श्याम, रमेशरा, जुगेशरा, परमेशरा, कोनो, एगो नाम, या एक रिलेशन या अनकाउंटेबल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। और हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, अगर हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है, प्लूरल कौन होता है, एक से ज्यादा का बोध कराएगा, यू, वी, दे, या फिर राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स वगैरह। तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाइएगा। क्या लगाइएगा? प्लूरल सब्जेक्ट। ये वर्ब जो होगा ना, हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होता है, PLURAL, प्लूरल वर्ब। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होते हैं। तो देखिए एक बात आप थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, हालांकि उतना तो होगा नहीं अभी आपके पास। खुशी से झूम रहे होइएगा कि हे भगवान काल के ना हो एग्जाम दे बाद आप सवेरे सकाल घरे चले जाए, लेकिन नहीं। देखिए हम आपको अभी बताएंगे कि आखिर में कोई भी वर्ब, यानी कि जो होता है सिंगुलर वर्ब, वो होता है जिसके अंत में एस लगा होता है। ध्यान दीजिए, इज के अंत में एस लागल है, वाच के अंत में एस लगा है, याद रखना है बच्चों, हैज के अंत में एस लगा है, डू में ई एस लगाए हैं तो डज हुआ है, इट में एस लगाइए तो इट्स हो जाएगा, प्ले में एस लगा दीजिए तो प्लेज हो जाएगा। तो ये सब क्या है मालूम है, ये सब है सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल वर्ब कौन होता है? इज का आर होता है, वाज का वर होता है, हैज का हैव होता है, डज का डू होता है, इट का इट्स का इट, प्ले, एस हटा दीजिए, एस हटा दो दोस्तों। फिर आप यह देखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट है, तो आप ई वाला खानदान में जाइए। और हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, एक से ज्यादा का बोध करा रहा है, तो आप ये वाला खानदान में जाइए। इसी चीज के लिए हमें कम से कम 25 से 30 रूल्स को पढ़ने होंगे। और ये 25-30 जो नियम हैं बड़े बारीकी से आपको पढ़ने होंगे। आप हमसे मिले, आई विल टीच यू
कि ये नियम कितना कारगर है हमारे लाइफ में। हमारे परीक्षा में या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठते हो, किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हो, वहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए दोस्तों, ध्यान देना है, ए और एन कहां लगेगा, दोनों का मतलब होता है एक। सबसे पहले ए और एन के बारे में याद रखिए कि सिंगुलर यानी एक वचन, काउंटेबल यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं, और नाउन के साथ लगता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग होता है। जरा गिनिए नहीं सकते हैं, जैसे पानी, दूध, वहां ए एन नहीं लगेगा, ठीक है। ए कहां लगता है, तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है जिसका पहला उच्चारण मुंह से जो निकलेगा ना, वो पहला उच्चारण अगर क ख ग घ से लेके य ल ब तक में से कोनो अक्षर से हो। अगर मैंने टीचर लिखा तो टीचर जो मैंने लिखा तो टीचर पहला शब्द मुंह पर जो आया, जुबान पर जो आया, वो ट आया। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द त ट आया ना, तो क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ य र ल ब तक में से अगर कोनो से है तो बउआ जी वहां लगा देंगे ए। लेकिन एक बार टेस्टर लगा के जांच लेंगे कि सिंगुलर है कि ना, तो हाँ टीचर तो एक गो है, ऐसा लगता तब ना प्लूरल होता। काउंटेबल है कि ना, हाँ मास्टर को तो गिन सकते हैं। नाउन है कि ना, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, जानवर के नाम को संज्ञा कहते। नाउन तो तीनों चीज है, तब यहाँ पर ए लग गया, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे देखिए कि वोवेल से भी शुरू होता है यूनिवर्सिटी, लेकिन लिखते क्या है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जो लिखते हैं तो पहले य आया, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। लेकिन एन कहां लगाएंगे दोस्तों, एन वहां लगाएंगे जिस नाउन के उच्चारण का पहला जो ध्वनि है, जिस नाउन के उच्चारण का पहला ध्वनि अगर अ आ ई के खानदान से हो, अह तक कहीं अ आई के खानदान से हो, तो आई के खानदान से अगर जिस नाउन के उच्चारण का पहला साउंड निकले, जैसे हमने लिखा आउल, इसको पहले लिख कर देखो आउल। अब देखिए आउल ऐसे लिखेंगे, पहला उच्चारण आ आया इसलिए एन लगा दो। अगर मैंने लिखा आई, अब देखो आई जो लिखा पहला उच्चारण आ आया इसलिए यहां पे एन आई। मैंने लिखा एग, ई डबल जी, इसका उच्चारण ए से हुआ, अ आ ई ए, इसलिए यहां एन लगा दो। दिमाग लगाने की चीज है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अब वोवेल से शुरू तो है ही, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आवर लिखे, तो आवर में मालूम है बउआ एच साइलेंट है। साइलेंट मतलब समझते हैं, होइयो के न है, तो बच गया क्या, आवर। तो आवर लिखेंगे तो इसका उच्चारण हमारे जुबान पे आ आया, इसीलिए आवर के पहले भी एन लगता है, ए एन। अब आइए आपके दिमाग में होगा सर जी तनका उनका द के बारे में बता देते। हाँ थोड़ा सा समझा सकते हैं। 10 गो नियम में जोर से बोल रहा हूं, गौर से सुनेंगे। द का पहला प्रयोग नदियों, झील, झरने, सागर, महासागर, नदियों के स्रोत, झील, झरने होकर नाम होगा ना कुछ हो, उससे पहले लगाएंगे द गंगा, द यमुना, द पैसिफिक ओशियन, द रेड सी, है ना, जो भी पानी के स्रोत है उसके पहले द लगाए। पॉइंट नंबर 2, द का प्रयोग पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले होता है। याद रखना बच्चों, पहाड़ अगर सिंगुलर हो तो उसके पहले द नहीं लगता है, यानी कि एवरेस्ट क्या है, ये सिंगुलर पहाड़ है, इसके पहले द नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगुलर माउंटेन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। तो कहां होता है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, जहां बहुत सारे पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, जैसे हिमालयाज। हिमालय एक पहाड़ का नाम नहीं है, तो फिर ये पहाड़ों का समूह है, श्रृंखला है, द हिमालयाज। तीसरा पॉइंट, द का प्रयोग समाचार पत्रों के नाम के पहले करते हैं, द हिंदुस्तान टाइम, द दैनिक जागरण। द का प्रयोग अखबारों के नाम के साथ साथ
पत्रिकाओं के नाम के भी पहले करते, द क्रिकेट सम्राट, द विजडम, द महकता आंचल। आगे पॉइंट संख्या 4, सुपरलेटिव डिग्री के नाम के पहले द का प्रयोग होता है सुपर, जो सबसे ऊपर हो, जिसके अंत में ईएसटी लगा हो। लॉन्ग से बना लॉन्गेस्ट, टॉल से बना टॉलेस्ट, बिग से बना बिगेस्ट, आप इसके पहले द लगाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो बड़ा होता है, दूगो खंड होता है, जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, तो फिर सुपरलेटिव डिग्री बनता है जब उसके आगे में मोस्ट लगता है, तो मोस्ट से पहले भी द लगेगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट संख्या 5, खाड़ियों के नाम के पहले द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द का प्रयोग होता है। रेगिस्तानों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, द सहारा, द थार, द काला हीरा, द गोबी, ये सब डेजर्ट का नाम है, याद रखना। खाड़ियों के नाम के पहले, रेगिस्तानों के नाम के पहले, जंगलों के नाम के पहले, मरुस्थलों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कभी भी किसी देश के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यूएसए जो शॉर्ट एब्रिविएशन हो, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड सोवियत संघ रसिया, यूनाइटेड अरब इमीरात, यूके। अब देखिए मेरे हाथ पर भी लिखा होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूके। हमें पैदा लेना था ब्रिटेन में, मैं गलत ट्रेन पकड़ कर आ गया भैया, इंडिया में पैदा ले लिया, इसलिए अंग्रेजी हमारे रगों में बहती है। इन सभी देशों के साथ द लगता है, और द कहां लगता है, तो आइसलैंड्स के नाम के पहले, मैंने लैंड्स लिखा है, टापुओं, एक टापू के पहले द नहीं लगता है। सावित्री जावा, ये एक टापू नहीं लगेगा, लेकिन अंडमान्स, अब देखो अंडमान में कोई कहे अंडमान गए थे, गलत, अंडमान्स होगा, द अंडमान्स निकोबार्स द्वीप समूह, यहां पे द लगेगा। द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, इनके पहले द लगता है। दोस्तों द का प्रयोग अगला मैं चलूंगा, आपको बता देना चाहूंगा, अगर आपके जहन में तो बात उतर जानी चाहिए, पदों के नाम के पहले द लगा देंगे। कोई भी पोस्ट हो, कोई भी पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, या क्लर्क का पद हो, या सेक्रेटरी का पद हो, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द सेक्रेटरी, द क्लर्क, वहां द लगेगा। द हेड मास्टर, वहां द लगेगा। द का प्रयोग आप पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले कर देना, द बीजेपी, द कांग्रेस। आप द का प्रयोग राजनीतिक दलों के नाम के पहले कर देना, लग जाएगा। द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नामों के पहले कर देना, जहां से संगीत की ध्वनि निकलती है, द गिटार, द तबला, द हारमोनियम, द पियानो, ये सब क्या है, संगीतीय यंत्र है, और इनके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। द का प्रयोग धार्मिक समुदायों के नामों के पहले करना, रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले, द हिंदू, द इस्लाम, द क्रिश्चियन, द जैन, द बुद्ध, कर सकते हैं। द का प्रयोग धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले करना, द वेद, द उपनिषद, द गीता, द कुरान, द बाइबल। दोस्तों बहुत सारे हैं, चूंकि समय ज्यादा हो गई है इसलिए मैं यहीं पे अपने वीडियो को विराम देता हूं। और 5 मार्च याद रखना, आप निराला विद्या मंदिर से सारा डिटेल्स ले सकते हैं। 5 मार्च को ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो है, क्योंकि घर में रहोगे तो जंग लग जाएगा, पढ़ाई की जो आदत है उसको त्यागना मत। मिलते हैं निराला इंग्लिश वाला में स्पोकन क्लास में 5 मार्च सुबह 8 बजे। हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इंतजार करेंगे, और वहां हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अंग्रेजी ग्रामर आपके बीच में लेकर आएंगे, एक ही पैसे में दोनों काम। 999 का रिचार्ज करवाइए और आप स्पोकन बैच घर बैठकर और क्लास में आकर एक ही साथ दोनों फैसिलिटी इसी बोर्ड पर पढ़ाना है, और आपके लिए बेहतर अवसर है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सबों को बेस्ट ऑफ लक, उमेश कुमार निराला और निराला परिवार की तरफ से धन्यवाद।